हाँ, तो वो मुश्किल नहीं होता मेरे हिसाब से। अगर वो आर्टिस्ट एक वही होता है जो अपने थॉट्स को कंट्रोल करना जानता हो, अपने मन को कंट्रोल करना जानता हो। कितनी बार ऐसा होता है कि किसी का शो होता है, ऑलरेडी बुकड है, और कुछ ऐसी इमरजेंसी हो गई कि वो बहुत ही अनबेरेबल पेन है, बट स्टिल उसे जाके शो करना पड़ेगा। वो शो में जाने के बाद वो चीज़ ऑडियंस को शोकेस नहीं कर सकता कि मेरी पर्सनल लाइफ में क्या हुआ है। तो वही होता है कि हाउ यू कंट्रोल योर थॉट्स, हाउ यू कंट्रोल योर इमोशंस फॉर द वर्क, वही आर्टिस्ट होता है मेरे हिसाब से। Hi guys and welcome back to Rawcast. by TEDx Whips. This is Anika. This is Raj. एंड आज हमारे साथ हैं एक ऐसे गेस्ट जिनको आपने ज़रूर से टीवी पे गाते हुए देखा होगा। Please welcome Moksh Gulati. थैंक यू। Hi Moksh. हाय Hi. हाय। तो जस्ट स्टार्ट करने के लिए अपना थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो ऑडियंस को. श्योर। तो माय नेम इज़ मोक्ष गुलाटी एंड आई एम बेस्ड इन दिल्ली। आई बिलोंग टू ऋषिकेश एंड अभी रिसेंटली म्यूज़िक में हूँ, साथ साथ सीए कर रहा हूँ, जो कि बहुत वियर्ड लगता है लोगों को कि म्यूज़िक के साथ सीए एंड साथ में फ्रेंच भी कर रहा हूँ। तो लोग पूछते भी इतनी सारी चीज़ें कैसे कर रहे हो। तो यही है कि मतलब काफ़ी मैनेज कर लेता हूँ टाइम को अच्छी तरह, काफ़ी फोकस्ड भी हूँ चीज़ों को लेकर कि मेरे को आगे करियर में क्या करना है, कैसे करना है। और म्यूज़िक मेन चाहता हूँ बट एज अ सिक्योरिटी, सीए इंटरेस्ट है। तो तो आप कोई कॉलेज डिग्री भी कर रहे हो? सीए कर रहा हूँ, साथ साथ बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूँ फ्रॉम DUSOL एंड फ्रेंच लैंग्वेज B1 ऑलरेडी कर चुका हूँ लेवल। तो करेंटली परसुइंग B2। तो आप म्यूज़िक कब से कर रहे हो? म्यूज़िक जब 4 इयर्स का था तब से ही मैंने म्यूज़िक की क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी थी। और म्यूज़िक की जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, बहुत मतलब एक किस्सा है जो मम्मी पापा ने कैसे पहचाना मेरा म्यूज़िक। तो जब 3.5 इयर्स का था तब फर्स्ट टाइम मेरे को गंगा महोत्सव, जो ऋषिकेश में बहुत बड़ा इवेंट होता है, तो उसमें मेरे को गाने का मौका मिला था। और वो भी कैसे कि जब मैं बहुत ही छोटा था, बिल्कुल गोदी में, पापा को म्यूज़िक का शौक़ था, गाते थे पापा, डिवोशनल सिंगिंग वगैरह करते हैं अभी भी। तो पापा जब घर पे कभी गाते थे और रियाज़ करते थे, प्रैक्टिस करते थे, तो पीछे पीछे मेरे को, मैं छोटा सा था, मेरे को बोलना भी नहीं आता था, तो मैं पीछे पीछे हम करता था, साथ साथ उसी ट्यून में गाने की कोशिश करता था। तो पापा को लगा कि हाँ शायद इसमें वो टैलेंट है, वो इस चीज़ में इतना छोटा होकर भी इंटरेस्ट ले रहा है। तो इट्स लाइक उन्होंने वो एक टेस्ट लेने के लिए मेरे को वहाँ पे गंगा महोत्सव में परफॉर्म करने के लिए कहा। तो वहाँ पे मैंने गाया एंड वहाँ पे बहुत बड़ी ऑडियंस होती है, जो त्रिवेणी घाट है, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट होता है गंगा महोत्सव, तो बहुत ऑडियंस होती है। तो वहाँ पे 3.5 इयर्स की एज में मैंने वहाँ पे गाना गाया और परफॉर्म किया। और उन्होंने नोटिस किया कि मैं बिल्कुल डरा नहीं किसी से, इतनी सारी ऑडियंस के आगे नर्वस नहीं हुआ, और प्रॉपर्ली मैंने भजन गाया था, साईं भजन। तो उनको लगा कि हाँ ये कर सकता है। तो तब से ही मतलब उन्होंने मेरे को शुरुआत करवाई, तब से मैं क्लासेस ले रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ म्यूज़िक। तो लाइक सीए और म्यूज़िक कैसे आपस में लाइन हुआ? कैसे मैनेज करता हूँ ये सब, तो यही है कि मतलब डे बहुत ज़्यादा पैक्ड रहता है मेरा। सुबह क्लासेस रहती हैं, सीए की लक्ष्मी नगर में क्लासेस लेता हूँ। तो सुबह क्लासेस रहती हैं, क्लासेस के बाद दोपहर में कभी जैसे मंडे थर्सडे मेरी फ्रेंच की क्लास होती है, तो फ्रेंच पढ़ने जाता हूँ दोपहर में। म्यूज़िक की क्लास होती है शाम को वीकली वंस, और बाकी अपना रियाज़ मैं रोज़ करता हूँ, बाकी जिम करता हूँ, दोस्तों के साथ चिल करता हूँ। यही है, मतलब प्रॉपर मैनेज्ड है बिल्कुल, हर एक चीज़, हर एक काम कंप्लीट है। मतलब ऐसा भी नहीं कि सिर्फ पढ़ रहा हूँ या सिर्फ काम कर रहा हूँ या सिर्फ मज़े कर रहा हूँ, पूरी हर तरीके से हर चीज़ मैनेज्ड है। एंड फिर फ्रेंच कहाँ से आई, मतलब सीए समझ फ्रेंच आता है? 4th क्लास में था जब मैंने स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज ऑप्ट करी थी। उसके बाद मतलब काफ़ी इंटरेस्ट रहा, 10th तक मैंने फ्रेंच करी स्कूल से। 10th कोविड बैच था हमारा, तो 10th तक मेरे को था। बट 10th के बाद ये था कि 11th 12th में थी फ्रेंच स्कूल में, बट इतने ज़्यादा बच्चे नहीं लेते थे फ्रेंच स्कूल में। तो वहाँ पे एक ही टीचर सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाएगा, तो मतलब वो फिर मज़ा भी नहीं आता था, और वो पढ़ाने का तरीका भी तो वैसा रहता था। टीचर्स की प्रॉब्लम नहीं थी बट बच्चे कम रहते थे, तो मेरे को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था उस समय। तो बट मेरे को लगा कि फ्रेंच में परस्यू कर सकता हूँ, 6 साल में रेगुलर पढ़ चुका हूँ, तो इतनी बिगनर्स वाली स्टेज जो थी वो मेरी क्लियर हो चुकी थी। तो मैंने ऑलियंस फ्रांसिस द दिल्ली, यहाँ पे लोधी रोड पे है इंस्टीट्यूट, तो वहाँ से मैंने शुरू किया फ्रेंच पढ़ना। और 11th में मैंने करा, 12th में मैंने ब्रेक दिया था बोर्ड्स के लिए, एंड उसके बाद फिर 12th के बाद वापस कंटिन्यू किया। तो B1 लेवल ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, अभी करेंटली B2 पे।
अच्छा, एज वी नो कि आप द वॉइस किड्स इंडिया आया था 2017 में। राइट। अच्छा, तो आप वहाँ की अपनी थोड़ी स्टोरी शेयर करो कि क्या क्या आपके साथ हुआ था। अच्छा, तो यही है कि मतलब ऑडिशंस दे रहा था बहुत टाइम से, बचपन से ही 7 इयर्स की एज से ऑडिशन दे रहा था। इंडियन आइडल जूनियर एंड सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में भी आया था, टीवी पे थोड़ा बहुत दिखाया था। उसके बाद वॉइस इंडिया किड्स में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, मतलब यहाँ से दिल्ली से ऑडिशन स्टार्ट होते हैं। उसके बाद दिल्ली के बाद 3-4 राउंड्स दिल्ली में होते हैं। उसके बाद आफ्टर दैट देयर इज़ अ राउंड इन मुंबई, एंड वो क्लियर करने के बाद कि मुंबई में एक बहुत बड़ा राउंड होता है, उससे पहले 15-20 दिन प्रॉपर ट्रेनिंग होती है हमारी वहाँ मेंटोर्स के अंडर, और ट्रेनिंग होती है, ग्रूमिंग होती है, सॉन्ग मिलता है हमें कि हमें कौन सा परफॉर्म करना है। तो वो करने के बाद उसके बाद मेरा ब्लाइंड ऑडिशंस जो टीवी पे आया था और काफ़ी वायरल भी हुआ था, तो वहाँ पे स्लो मोशन अंग्रेज़ा में को जो सॉन्ग मिला था, तो वहाँ पे मैंने गाया। बट वहाँ का सिनेरियो ये था कि जब मैं वहाँ पे गया गाने, जब मेरी चांस आई, तो ऑलरेडी वहाँ पे 4 जजेस अवेलेबल थे, जो शान सर थे, पापॉन सर थे, पलक मैम थी, एंड हिमेश सर थे। तो ऑलरेडी शान सर, पापॉन सर एंड पलक मैम की टीम्स जो थी वो फुल हो चुकी थी। तो इट वाज ओनली हिमेश सर जिनकी टीम में सिर्फ एक स्पॉट खाली था। एंड मैं वहाँ पे जब परफॉर्म करने गया, मेरे को ये बात नहीं पता थी, क्योंकि ऑन स्टेज जब रहते हैं तो माइक वैसे नहीं होते कि मतलब पूरा एम्पलीफाई हो रहा है सेट के अंदर। तो जो वो अपने में बात कर रहे थे, जैसे मेरे फादर मेरे साथ गए थे, तो वो बाहर खड़े थे, वो स्क्रीन में देख रहे थे, तो उनको वो पूरी आवाज़ आ रही थी। तो मेरे को वो चीज़ नहीं पता चली कि ये लास्ट एक ही स्पॉट बचा है और आगे 10-12 बच्चे और हैं गाने वाले। मेरे को ये पता था अभी आगे 10-12 बच्चे और हैं गाने वाले, बट ये नहीं पता था कि लास्ट स्पॉट है। तो मे बी वो मेरी किस्मत थी जो मेरे को नहीं पता चला, और मैंने उसे प्रॉपर पूरा 110% अपना दिया कि मेरे को, मतलब मैं उस चीज़ को लेकर नर्वस नहीं हुआ। मेरे को ये बात नहीं पता थी, तो मैंने अपना प्रॉपर अच्छी तरह से गाया, अच्छी तरह से परफॉर्म किया। एंड बिल्कुल एंड मोमेंट पे आके जब गाना बिल्कुल एंड हुआ, लास्ट सेकंड पे हिमेश सर ने प्रेस कर दिया, तो इट वाज लाइक कि मतलब बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। एंड वो दिवाली से शायद 2 या 3 दिन पहले मेरा शूट था वहाँ का, तो काफ़ी खुशी हुई कि चलो दिवाली अच्छे से मनेगी अब। उसके बाद फिर वहाँ पे बैटल राउंड हुआ, बैटल राउंड में मैंने क्लियर किया, एंड टॉप 12 तक मैं वहाँ पे था वॉइस इंडिया किड्स में। तो जो ब्लाइंड ऑडिशन था वो मुंबई में था? ब्लाइंड ऑडिशन मुंबई में था। तो क्या आपको भी उन्होंने ऐसे बोला था कि आप मुंबई आ रहे हैं जैसे? हाँ, दिल्ली में बोला था, लेकिन वो उन्होंने ही बोला था जिन्होंने यहाँ पे ऑडिशंस लिए थे, क्योंकि यहाँ पे जब ऑडिशंस होते हैं तो यहाँ पे वो वाले जजेस नहीं होते, शान सर, अनु मलिक जी जो बोलते हैं मुंबई आ रहे हैं, तो यहाँ पे वो जजेस नहीं होते। तो यहाँ वालों ने बोला था कि हाँ मुंबई आ रहे हैं। वहाँ जाके तो हम मुंबई में ही होते हैं, और जनरली इंडियन आइडल में भी कई बार हमने सुना है वो कहते हैं कि आप मुंबई आ रहे हैं, बट हमें नहीं पता होता कि वो ऑलरेडी शूट मुंबई में ही हो रहा होता है। तो दैट्स द रियलिटी। अच्छा, जब टीवी पे शोज आते हैं तो लाइक 1-2 महीने तो चलता है कोई भी शो हाँ, होता हाँ, है, हाँ, तो लाइक जो शूट है उसका वो 1-2 महीने चलता है या फिर पहले ख़त्म हो जाता है? शो का शूट जो है मतलब अराउंड 1 महीने के लैग में होता है। जब 1 महीना पहले शूट हो जाता है, आफ्टर 1 मंथ वो रिलीज़ होता है, ऑन स्क्रीन आता है। और मतलब जैसे हमें जैसे दिखाते हैं कि 1 हफ्ते के गैप्स में एपिसोड्स आ रहे हैं, बट उन एपिसोड्स के बीच में भी अराउंड 15-20 डेज़ का गैप होता है, जब हमारा क्या बोलते हैं शूट होता है। उससे पहले पूरी ग्रूमिंग होती है और बैंड रिहर्सल्स होती हैं, प्रॉपर मेंटोर्स के साथ रियाज होता है, तो वो सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद जाके शूट होता है। और एक बार जब आप लाइव शोज़ में एंटर कर जाओ या गाला में टॉप 10 या टॉप 12 में एंटर कर जाओ, उसके बाद आपके वीकली हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर बच्चे कम हो जाते हैं और तो ईजी हो जाता है, सबको गाना दिया एंड सबको फटाफट करवाया, प्रैक्टिस करवाई और सबको बैंड रिहर्स हो जाता है फटाफट। लेकिन जब पहले जब 100-150 बच्चा ऑडिशन दे रहा है तो उस समय बहुत मुश्किल होता है कि 1 हफ्ते के अंदर सबको प्रैक्टिस भी करवानी, गाना भी देना, बैंड रिहर्सल, तो इसलिए उसमें टाइम लगता है। तो ऑडिशन से पहले अराउंड 1 महीना हमें वहाँ ट्रेनिंग होती है। आफ्टर दैट उसके बाद जब आप आगे प्रॉपर शो में एंटर कर जाओ तो उसके बाद 10 या 15 दिन मैक्सिमम गैप होता है, बल्कि इससे कम ही होता है। एंड जैसे कि आपका पूरा प्रोसेस क्या था, जैसे वॉइस किड्स के लिए साइन अप करने का, जैसे अगर कोई इंटरेस्टेड है एंड समबडी वांट्स टू गो, तो क्या प्रोसेस होता है? तो जनरली क्या होता है कि टीवी पे डेट्स आ जाती हैं कि कब ऑडिशंस है, ओपन ऑडिशंस है। तो उन ऑडिशंस में क्या होता है, उन ऑडिशंस में प्रॉपर क्यू लगती है आगे, जहाँ पे वेन्यू के आगे बहुत सारे लोग आते हैं,
एवरीबॉडी कम्स अप कि ऑडिशन देंगे। बट कई बार क्या होता है कि जैसे जो लोग जनरली ऑडिशंस देते रहते हैं तो उनका रिकॉर्ड ऑलरेडी प्रोडक्शन टीम के पास सेव होता है, तो वो ऑडिशन से पहले ही कॉल कर देते हैं फॉर द साइलेंट ऑडिशंस। ठीक है, तो साइलेंट ऑडिशंस और ओपन ऑडिशंस दो तरह के ऑडिशंस होते हैं। ओपन ऑडिशंस में कोई भी आ सकता है एंड वो पूरी क्यू लगती है जो आपने देखा होगा, तो वो ओपन ऑडिशंस का शूट होता है। और साइलेंट ऑडिशंस में पर्सनल कॉल करके जो प्रोडक्शन टीम जो कंटेस्टेंट्स को बुलाती है जो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं ऑडिशंस में, तो उनका रिकॉर्ड सेव होता है, तो वो पहले ही बुला लेते हैं और उनको शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, तो उनको वो क्यू में नहीं लगना पड़ता, तो उनके लिए एडवांटेज रहती है। जो फर्स्ट टाइम ऑडिशंस दे रहे हैं तो उनको तो एक बार तो क्यू में लगना पड़ता है और एक बार ऑडिशन देना पड़ता है, उसके बाद आने लग जाती है कॉल, जनरली ऐसा होता है। तो वॉइस के लिए आपने ओपन दिया था कि साइलेंट? वॉइस के लिए मेरे को कॉल आया था। इवन मैंने ओपन ऑडिशन अभी तक टचवुड किसी के लिए नहीं दिया। इवन इंडियन आइडल का ऑडिशन, इंडियन आइडल जूनियर का ऑडिशन जो था, अगर मैं खुद देने जाता तो ओपन ही देता, बट वो में संगम कला ग्रुप एक बहुत बड़ा नेशनल इवेंट होता है, तो उसका विनर मैं रहा था, तो उसकी वीडियो उन तक पहुंची, आई डोंट नो कैसे। तो उन्होंने मेरे फादर को कॉल किया था, मैं बहुत छोटा था 7 ईयर्स का, तो उन्होंने मेरे फादर को कॉल किया कि हमें आपके बेटे की वीडियो मिली है, मोक्ष लाठी के आप फादर बोल रहे हैं? तो पापा ने कहा हाँ, तो हमें आपकी बेटे की वीडियो मिली है, तो हम चाहते हैं कि आप अपने बेटे को लेकर आएँ हमारे ऑडिशंस में और वो पार्टिसिपेट करें, हम इंडियन आइडल से बात कर रहे हैं। तो ये सुनते ही पापा बहुत एकदम से शॉक हो गए कि इनके पास कैसे पहुँच गए, हमने तो कहीं अप्लाई भी नहीं किया। तो वो वहाँ से फिर उसके बाद मैं रेगुलर ऑडिशंस दे रहा हूँ, तो एक बार वहाँ पे पहली एंट्री ऐसी हो गई है, तो उसके बाद से फिर रिकॉर्ड्स उनके पास सेव्ड हैं, तो जब ऑडिशन होता है तो मेरे को ओपन ऑडिशन से पहले कॉल्स आ जाते हैं। तो साइलेंट ऑडिशन। जब आप फर्स्ट टाइम टीवी में आए थे तो लाइक हर बच्चे का सपना होता है कि यार मैं टीवी पे आने वाला हूं, तो आपकी क्या फीलिंग थी उस टाइम? फर्स्ट टाइम मैं टीवी पे आया था सारेगामापा लिटिल चैंप्स में, जिसमें मेरी परफॉर्मेंस नहीं आई थी, वहाँ पे मेरा थोड़ा सा इंटरव्यू आया था, तो वहाँ पे भी मैं सिलेक्ट हुआ था, बट मेरी परफॉर्मेंस वहाँ पे वो कट हो गई थी वहाँ पे। तो उसके बाद जब 2017 में मैंने वापस ट्राई किया वॉइस इंडिया किड्स में, तो वहाँ पे मेरे को प्रॉपरली दिखाया गया, 3-4 राउंड्स में मैं आया था, ब्लाइंड ऑडिशन, बैटल ऑडिशन, उसके बाद जो कनिंग राउंड हुआ था उसका भी दिखाया था। तो मतलब इट्स लाइक कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि शूट तो हो चुका था और मैं भी घर वापस आ चुका था। टॉप 12 जब निकले थे तो उसके बाद मैं टॉप 12 के आगे नहीं गया था, तो टॉप 12 तक गया तो मैं वापस आ गया था घर। तो अब हमें पता चला कि अब से शो, मैं घर आ चुका था तब शो शुरू हो रहा था और रियलिटी में शो काफ़ी आगे ऑलरेडी जा चुका था। हाँ, तो मैं घर आया था तो अराउंड 15-20 डेज़ बाद शो स्टार्ट होना था, तो काफ़ी एक्साइटमेंट से हम देख रहे थे कहीं तो मैं दिखूंगा, क्योंकि वहाँ पे सारे नोन ही थे, सारे कंटेस्टेंट जो थे हमारे साथ ही एक ही होटल में रुके हुए। तो हाँ, फिर सारी कहानियाँ डिस्कस हो रही हैं कि ये बच्चा ऐसा था, इस बच्चे से ऐसी बात हुई थी, तो वो सारी एक्साइटमेंट। फिर मैं कहीं दिख जाऊँ तो देखो मैं वहाँ बैठा था, तो वो सारी चीज़ें। उसके बाद फिर जब ब्लाइंड ऑडिशन फाइनली आया तो जो सिनेरियो था एग्जैक्टली जो लास्ट स्पॉट बचा था, तो वो बिल्कुल लास्ट डे पे जो ब्लाइंड ऑडिशन का मेरा दिखाया गया, तो वो देख के काफ़ी प्रॉपर, मतलब इतनी एक्साइटमेंट, इतना इमोशनल भी हो गए थे मम्मी पापा तो कि मतलब सपना देखा था ये बेटे को टीवी पे देखने का। तो वही चीज़ देखी। उसके बाद बैटल ऑडिशन का वेट, बैटल ऑडिशन बिल्कुल नेक्स्ट एपिसोड में मेरा आ गया था, तो ब्लाइंड ऑडिशन एंड बिल्कुल नेक्स्ट एपिसोड में मेरा बैटल भी दिखा दिया था, तो उसमें भी सिलेक्ट हो गया। तो वहाँ पे वो फिर सबको हमने बताया कि देखो टीवी पे आया, तो उससे काफ़ी पॉपुलैरिटी भी मिली स्कूल में भी, एंड जो फ्रेंड्स थे काफ़ी लोग पहचानने लगे। उसके बाद काफ़ी मेरे को एक्सपोजर मिला था। इट्स लाइक मैं चांदनी चौक गया था शॉपिंग वगैरह करने, तो वहाँ पे भी लोग पहचान गए कि अभी तो हमने आपको थोड़े दिन पहले टीवी पे देखा था, तो इट्स लाइक मतलब काफ़ी अच्छा फील हो रहा था उस टाइम पर, था भी छोटा तो वो एक्साइटमेंट अलग होती है। बट जैसे आपकी कोई स्कूल लाइफ में चेंज आया था इसके बाद? हाँ, मतलब स्कूल में तो मैं बचपन से ही परफॉर्म कर रहा हूँ। एंड मैं जब केजी में था तो मेरे टीचर को मम्मी पापा ने बताया था कि इसको सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो कोई भी अगर कंपटीशन और कोई भी परफॉर्मेंसेस वगैरह हो तो आप इसको कंसिडर करिएगा। तो फिर उन्होंने कॉम्पिटिशन्स वगैरह में मेरे को कंसिडर किया, मैं कॉम्पिटिशन्स वगैरह गया, काफ़ी जीत के भी आया बचपन से ही, मतलब काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में दे रहा हूँ स्कूल की तरफ से। तो वहाँ पे फिर थोड़ा और जो लोग नहीं जानते थे, न्यू कमर्स होते हैं स्कूल में, तो हर साल नए बच्चे आते हैं, तो जो नहीं जानते थे, छोटे बच्चे थे, बड़े भी थे, तो मैं उस समय 5th या 6th या 7th में था रहा हूँ, तो जो मेरे सीनियर्स थे वो सब भी जानने लगे कि हाँ ये बच्चा टीवी पे आया था, इसको देखा था। फिर स्कूल ने बहुत मतलब पब्लिसिटी भी करी, उनकी मैगज़ीन आती थी स्कूल की, एक तो स्कूल की मैगज़ीन में आया, स्कूल की एल्मनैक आती थी उसमें आया मैं, तो वो चीज़ हुई। उसके बाद से फिर मतलब स्कूल के सारे कॉम्पिटिशन, सारे परफॉर्मेंसेस, इवन अभी तक, अभी मैं पास आउट हो चुका हूँ,
तो स्कूल की कोई परफॉर्मेंस होती है तो स्कूल मेरे को ही बुलाता है। तो जैसे अभी एलुमनाई मीट्स होती हैं स्कूल की, तो उसमें मैं परफॉर्म करने गया था, फेयरवेल वगैरह में मैं परफॉर्म करता हूँ। तो ये है कि स्कूल काफ़ी सपोर्टिव था बचपन से। इवन जब यहाँ पे मैं 3-4 महीने के लिए जब वॉइस में गया था तो काफ़ी ज़्यादा मेरा पढ़ाई छूट गई थी, काम छूट गया था, होमवर्क नहीं कर पाया, क्लास वर्क नहीं, नोटबुक्स कंप्लीट नहीं थी। तो स्कूल ने इतना सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप जेरोक्स करा लो, फोटोकॉपी करा लो, हमें दिक्कत नहीं है। बच्चा काफ़ी नाम कर रहा है स्कूल का, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा मोक्ष, लाइक म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी चीज़ें बोली जाती हैं कि हाँ। ऐसी है वैसी है, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं, हाँ। काफ़ी नेगेटिव चीज़ें हैं। तो इस पर आपका क्या टेक है? अकॉर्डिंग टू मी म्यूज़िक इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इंडिया की म्यूज़िक मतलब इंडस्ट्री मतलब वर्ल्ड में बहुत फेमस है। एंड इट्स लाइक कि बहुत ही लकी होते हैं वो लोग जो इंडस्ट्री में वहाँ पहुँच जाते हैं, और वो भी ऐसे नहीं पहुँचते, काफ़ी मेहनत करी होती है उन्होंने भी। लेकिन मेहनत आजकल हर कोई कर रहा है, और जो वहाँ पहुँचता है वो लक होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ मेहनत के दम पे वहाँ पहुँच गए, क्योंकि मेहनत करने वाले बहुत हैं। हर गली में आजकल आप देख लो, हर गली में सिंगर है, ठीक है। और इतना कंपटीशन है कि मतलब पूछ नहीं सकते हम इस बारे में कि कौन वहाँ पहुँच रहा है, कैसे पहुँच रहा है। तो मेन यही है कि अगर आपका लक होगा, आपकी मेहनत होगी, आप में वो कैपेबिलिटी होगी, तो आप ज़रूर वहाँ पहुँच सकते हैं। लेवल सबके निकलेंगे, ठीक है। तो यही है कि मतलब अब सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तो देखो बॉलीवुड में जाने का रियलिटी शोज़ ही है, ठीक है। मतलब मैंने जनरली ये बात नोटिस करी है कि कोई यूट्यूब से, बहुत ही रेयर केस है जो मतलब सिर्फ यूट्यूब पे फेमस होकर बॉलीवुड इंडस्ट्री तक पहुंचा, ऐसा नहीं हो पाता, बहुत ही रेयर केस है ऐसा। या तो कोई अलग ही वहाँ पहुँचेंगे, या तो रियलिटी शोज़ के थ्रू वहाँ पहुँचेंगे। बट यूट्यूब और इंस्टाग्राम से जो फेमस होते हैं वो जनरली इतनी जल्दी वहाँ नहीं पहुँच पाते। तो रियलिटी शोज़ जो हैं वो बहुत बूस्ट देते हैं आपके करियर को। जो काम आप मतलब आजकल तो मेन फॉलोअर्स का बहुत ज़्यादा हो गया कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बहुत होने चाहिए, तो वो भी रियलिटी शोज़ से ही बूस्ट आता है। अगर आप रियलिटी शोज़ में चले गए तो आपका जो फॉलोअर्स आपके 5-10 साल में आप खुद मेहनत करके करते वो आपके 6 महीने में हो जाएंगे। तो इट्स लाइक दैट कि मतलब रियलिटी शोज़ ही मेन एक मेरे को ज़रिया दिखता है एक आम आदमी के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री जाने का। और इसीलिए सब मेहनत कर रहे हैं, रियलिटी शोज़ का इतना हाइप भी है, सब जाते हैं, सब ऑडिशन देते हैं, सबको पता है वहाँ क्या होता है। बट स्टिल वहाँ पे सब जाते हैं कि पता नहीं चलता कब लक काम कर जाए, कब वो सिलेक्ट हो जाए। तो इसीलिए मेरा भी यही है कि मैं भी ट्राई करता रहता हूँ रियलिटी शोज़ वगैरह में। एंड अभी रिसेंटली सारेगामापा में मैं गया था, तो सारेगामापा में अभी मुंबई होके आया हूँ थोड़ा टाइम पहले, तो वहाँ पे भी था थोड़ा सिनेरियो। तो रियलिटी शोज़ में ऐसा नहीं होता कभी कभी कि वो आई वोंट से ढंग से जज नहीं कर पाते, बट दे कुड बी रॉन्ग अबाउट यू। जैसे आई थिंक अरिजीत सिंह था, वो इंडियन आइडल गया था एंड फेम गुरुकुल, नेक्स्ट फैक्टर, इवन नेहा कक्कड़, एंड उसको उनको मना कर दिया था कि आप नहीं हो, मतलब आप नहीं गा सकते। एंड मतलब ये फेलियर्स तो ऐसे है कि मतलब सबको देखने ही पड़ते हैं। इवन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ऑलरेडी 15 से 20 से ज़्यादा ऑडिशन दे चुका हूँ। मतलब ये भी कम ही कह रहा हूँ, बहुत ऑडिशन दे चुका हूँ मैं। मतलब उसमें भी अभी तक आप देखेंगे तो 2 या 3 में ही मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं अभी तक वहाँ जाने की, मुंबई जाने की। मतलब इतना आसान नहीं है वहाँ तक पहुँचना एंड वहाँ पे स्टे करना। तो कहते हैं ना कामयाबी मिलना बहुत आसान है, कामयाबी पे मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो यही होता है कि फेलियर्स तो सबको देखने ही पड़ते हैं, भले वो किसी भी फील्ड में हो। अगर आप क्रिकेट भी खेलते हैं तो आपको कितने सारे टूर्नामेंट्स खेलने पड़ते हैं, हर टूर्नामेंट में आप 100 नहीं मार सकते। तो यही है कि मतलब सब ने फेलियर्स देखे हैं, उस फेलियर्स पे काम किया। मतलब फेलियर्स से मेरे हिसाब से डरना नहीं चाहिए, फेलियर्स से मोटिवेशन ही होती है, ठीक है। एक स्टेप होता है टुवर्ड्स आगे आपकी जो सक्सेस है। तो अरिजीत सिंह जी की आपने बात करी, नेहा कक्कड़ जी की बात करी, तो नेहा कक्कड़ तो ऋषिकेश से ही बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो मतलब मैं तो जानता हूँ, मतलब मम्मी पापा ने उन्हें बचपन से देखा जब वो वहाँ पे जागरण वगैरह में परफॉर्म करती थी। तो उनके पापा जाते थे प्रॉपर, मतलब उसकी दोनों नेहा कक्कड़ और सोनू कक्कड़ दोनों साथ गाती थी, है ना। तो दोनों ने बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि वो सिर्फ लक बेस पे गए हैं, उन्होंने मेहनत करी है, उन्होंने गाना सीखा है, कैसे गाया जाता है, उनको परफॉर्म करना आता है, उन्हें ऑडियंस को बांधना आता है, ऑडियंस के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाता है। तो वो काफ़ी सारी स्किल्स होती हैं जो मतलब एक स्टार में होनी चाहिए, एक पर्सनैलिटी होती है, एक स्टार की लगनी चाहिए कि हाँ वो एक स्टार है। तो वो चीज़ें फेलियर से ही आती हैं। आप
कुछ गलती करेंगे आप उससे सीखेंगे कि हाँ मैंने ये गलत किया, मेरे को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था ऑन स्टेज, तो वो चीज़ आप अगली बार नहीं करेंगे। तो ये चीज़ सुधार के हर फेलियर से सीख के तब आप वहाँ तक पहुँचते हैं। अच्छा, एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछता हूँ, आर रियलिटी शोज रियल? जब वो 1 महीना पहले शूट होके 1 महीने बाद ऑन स्क्रीन आ रहे हैं तो रियल तो मेरे हिसाब से नहीं है। इट्स लाइक कि काफ़ी चीज़ें कट हो जाती हैं, काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड हो जाती हैं बाद में आके, हमें नहीं पता। इवन ऑन सेट इस बार सारेगामापा जब पिछली बार हुआ था 2023 वाला, तो इसका फॉर्मेट ऐसे था कि सारे कंटेस्टेंट्स ना अंदर ही बैठेंगे ऑन सेट, पहले सारे कंटेस्टेंट बाहर रहते थे। तो इस बार ये था कि जजेस भी ऑन सेट बैठेंगे और इवन कंटेस्टेंट्स भी अंदर ही बैठेंगे। पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था किसी भी रियलिटी शो में, तो सारे कंटेस्टेंट्स अंदर बैठे थे और जो ऑडिशंस हो रहे थे वो सबके सामने हो रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद हमने एक 4 दिन का शूट था वो, हमने 4 दिन के शूट में एक बच्चे की परफॉर्मेंस देखी है अपने सामने, एक बच्चे की परफॉर्मेंस सुनी है, बच्चों को क्या कमेंट्स दिए गए हैं, क्या बोला गया है, वो सब हमने अपने सामने देखा है। तो हमें ये पता चला कि मतलब जब हमने वो फाइनल जब टीवी पे आया, जब हमने वो देखा तो हमें लगा कि कितना डिफरेंट है जो हमने ऑन सेट वहाँ लाइव बैठ के देखा था, वहाँ से जब ये ऑन स्क्रीन आया तो वो कितना डिफरेंट है, कितनी चीज़ें चेंज हुई हैं। मतलब कितनी चीज़ें वहाँ पे कही गई थी बट वो नहीं दिखाई गई, कितनी चीज़ें वहाँ पे नहीं कही गई थी बट वो दिखाई गई है, वो वॉइस ओवर करके ऐड हुआ है, कैसे हुआ है। तो मतलब काफ़ी चीज़ें चेंज है। तो रियल तो आई थिंक आज की डेट में सोशल मीडिया भी नहीं है, ठीक है। रियल तो जो मतलब सबके लिए नहीं कह रहा, जो हाँ जो सब इंस्टाग्राम के जो वो हैं, जो सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो वो भी रियल नहीं है। ऑटो ट्यून आप पता है कैसे चल रहा है ना। तो मतलब सबके लिए नहीं कह रहा, जो यूज़ करते हैं। शोज़ में आप देखेंगे, अब पहले शोज़ होते थे सारे, लाइव शोज़ जब होते थे सारे लाइव गाते थे, अब लिपसिंग स्टार्ट हो गया है ना। अब सब पीछे गाना चल रहा होता है एंड दे आर जस्ट कम ऑन एवरीबॉडी एंड दे आर जस्ट लिपसिंग ऑन दैट, तो वो स्टार्ट हो गया, तो वो भी रियल नहीं है। तो इवन वो अपने साथ सिंगर को भी लाते हैं। एग्जैक्टली सो लाइक दैट। तो ऑटो ट्यून आपने खुद ही मेंशन कर दिया, बट ऑटो ट्यून पे क्या ओपिनियन है आपका इन जनरल? जैसे ऑटो ट्यून, हाँ ऑटो ट्यून बुरा नहीं है मेरे हिसाब से। जब कोई इंसान रिकॉर्ड कर रहा होता है गाना, तो कई बार क्या होता है, इंसान बहुत ज़्यादा ना फील में होता है वो गाने के, कि मतलब अगर आप गाने में 100% फील दे रहे हैं तो आप 100% सुर नहीं दे सकते। ये चीज़ बहुत नेचुरल है। अगर आप फील पे ध्यान दे रहे हैं तो आप सुर पे उतना ध्यान नहीं देंगे। सुर इज़ लाइक सबकॉन्शियस माइंड में आपके जो सेट है, तो आप वो गा रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा गाएंगे आप, वो फील की वजह से बहुत सुंदर लगेगा सुनने में। लेकिन आपके स्वर कहते हैं 440 नहीं लगेंगे, 440 हर्ट्ज़ की जो सुर का वो होता है, तो कहते हैं आपके सुर 440 नहीं लगेंगे। तो उस सिनेरियो में आप अगर ऑटो ट्यून यूज़ कर रहे हैं तो इट्स नॉर्मल, आई थिंक कि मतलब थोड़ा बहुत करेक्शंस कर सकते हैं आप, इट्स ओके। बट अगर आप पूरे ही गाने को बिल्कुल ही 0 to 100 कर रहे हैं ना ऑटो ट्यून में, तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। और उसके बाद अगर आप फेमस हो रहे हैं तो दैट्स योर लक, क्योंकि उसमें मेहनत नहीं है ना। अगर आप फेमस हो रहे हैं, वो भी उसमें मेहनत नहीं करी, आप गा नहीं रहे हैं कुछ, तो उसमें आपका लक है। लाइक उसमें आर्टिस्ट गलत नहीं है, ऑडियंस गलत है कि वो किसको सपोर्ट करती है। ऑडियंस को नहीं पता ना एक्चुअली, ऑडियंस वाइब कर रही है। ऑडियंस को अगर ऑडियंस की वाइब मैच हो रही है गाने से, ऑडियंस विल लाइक इट, ऑडियंस विल शेयर इट, ऑडियंस को वो चीज़ सुनने में पसंद आई। बट जो एक्चुअली म्यूज़िक को जानते हैं उन्हें पता है कि ऑटो ट्यून कैसे साउंड कर रहा है। मतलब अगर कोई म्यूजिशियन से आप पूछ लो कि ऑटो ट्यून की साउंड में और नॉर्मल साउंड में जो रॉ साउंड होती है उसमें फ़र्क कैसे आता है, तो वो सुन के बता देगी कि हाँ इसमें ऑटो ट्यून लगा हुआ है। बट अगर नॉर्मल एक आम आदमी से, एक ऑडियंस से पूछा जाए कि ऑटो ट्यून साउंड कैसा कर रहा है, तो उन्हें नहीं पता। अगर कोई बहुत ही अच्छा गा रहा है और किसी स्टेज पे उसने अच्छा नहीं गाया, तो उस पर वो कह देंगे कि वो ऑटो ट्यून से गाता था, भले ही वो बहुत अच्छा गाता हो, राइट। अब अनुव जैन का बीच में काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, राइट। उसका मैंने लाइव सुना है, वो काफ़ी अच्छा भी गाता है, लेकिन उस समय उसका गला क्रैक हुआ था, हाँ, और काफ़ी टायर्ड भी था। मैंने सुना वो 3-4 कॉन्सर्ट रेगुलर कर रहा था, तो उस पर लोगों ने कह दिया था कि ऑटो ट्यून है और ये है वो है। तो इट्स लाइक दैट कि मतलब आपको एप्रिसिएशन तो मिलेगी मिलेगी, साथ साथ क्रिटिसिज्म तो बहुत है ही। सोशल मीडिया के आने के बाद क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हो गया। तो ऑटो ट्यून तो एक ऐसा टॉपिक है कि मतलब अच्छा भी है अगर आप नॉर्मल बिल्कुल माइनर करेक्शंस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इट्स ओके। बट अगर आप बिल्कुल ही
जीरो Like, कुछ लोगों का करियर पूरा Auto जैसे tune पे टोनी है। कक्कड़ है जिसके नहीं, बारे में नाम नहीं लूँगा नाम लेना सही बट नहीं। लाइक हाँ जैसे कुछ लोगों का करियर ही पूरा हाँ। ऑटो ट्यून पे बेस्ड है, ऑडियंस को पता है कि वो ऑटो ट्यून है, हाँ। क्योंकि कभी कभी ऑटो ट्यून इतना ऑब्वियस होता है कि इवन एज अ ऑडियंस हमें हाँ, पता चलता है कि right, यू नो right, ये real रियल वॉइस voice नहीं नहीं है, है। बट हम लोग स्टिल सुनते हैं, स्टिल वाइब करते करते हैं वो Like, एक हाइप होता है ना, मतलब इतना ज़्यादा एक फेमस बंदा आ रहा है, अगर फेस्ट की बात कर ले तो फेस्ट में जैसे इतना फेमस बंदा आ रहा है, कॉलेज में आ रहा है हमारे, तो हमें देखने जाना है, वहाँ पे बीट चल रही हैं, लाइट्स हैं, इतना शोर मच रहा है, तो वो चीज़ देख के अपने आप ही वो एक एनर्जी कंज्यूम हो जाती है अंदर कि हाँ हमें भी ये सब करना है, वो पूरा वाइब करना है, तो वो चीज़ होती है। इट्स लाइक दैट। एंड यू थिंक सिंगिंग में भी काफ़ी नेपोटिज्म है? जैसे एक्टिंग में तो हमने देखा ही हाँ, है, हाँ, right. सिंगिंग का पता नहीं चलता एक्चुअली, क्योंकि एक्टर्स हाईलाइट ज़्यादा होते हैं Right. क्योंकि वो स्क्रीन पे ज़्यादा होते हैं। नेपोटिज्म तो इट्स लाइक कि आजकल जो भी है, मतलब अगर किसी की भी बात करें, कोई म्यूज़िक डायरेक्टर होगा तो वो जिसको जानता है, वो जिससे ऑलरेडी अपने गाने गवा रहा है, उसी को आगे प्रमोट करेंगे, राइट। और जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, ठीक है, एंड अगर वो किसी से अच्छा गा रहा है तो वो उनकी अपनी मेहनत है, ठीक है, वो अच्छा गा रहे हैं। अगर मान लो अगर कोई सिंगर आया जो अरिजीत सिंह के लेवल का गा रहा है, ठीक है, उनके लेवल का, मतलब अभी तक मुझे लगता नहीं कोई सिंगर है, बट अगर उनके लेवल का कोई गा रहा है, बट उन तक पहुंचने में कितनी मेहनत लगेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने रिनाउंड हैं, राइट। उनको प्रीतम सर गवा रहे हैं या रहमान सर गवा रहे हैं, तो वो सब उनके टेस्टेड है, मतलब उन्होंने सब सुना हुआ है, उनसे गवाए में है, वो ट्रस्टेड है कि हाँ मतलब कि इससे अगर हम गाना गवाएंगे तो बहुत अच्छा जाएगा, चल जाएगा, राइट। फैन फॉलोइंग इतनी है, मतलब लोग सुनते हैं इनको, तो इनसे गवाएंगे तो गाना चल जाएगा। अब न्यू कमर्स आए तो ट्रस्ट इशूज सबसे बड़ी बात है कि म्यूज़िक डायरेक्टर ट्रस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसके ऊपर कितने बजट का वो प्रेशर होता है कि इतना बजट हमने गाने पे खर्च किया, अगर ये गाना नहीं चला तो काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो एक तो ट्रस्ट इश्यूज़ जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स को लगता है कि ये न्यू कमर्स कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट हाँ वो लगे रहना पड़ेगा आपको। अगर आप म्यूज़िक में चाहते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री जाना, तो मुंबई अगर आप शिफ्ट हो रहे हैं और म्यूज़िक डायरेक्टर से कांटेक्ट कर रहे हैं, तो आपको रेगुलर मतलब उनके टच में रहना पड़ेगा, उनके काम भी करने पड़ेंगे, आपको उनकी रिकॉर्डिंग्स करनी पड़ेंगी, उनके जो डेली अफेयर्स हैं वो संभालने पड़ेंगे। तो वो सब करने के बाद एक बार अगर ट्रस्ट बिल्डअप हो गया, उन्हें लगा कि हाँ इसमें पोटेंशियल है, इसमें कैपेबिलिटी है, तो बिल्कुल चांस देंगे। और चांस को अगर मिस कर दिया तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। उस चांस के लिए आपको रेडी रहना है कि आप उस चांस पे आप अपना 100 दें। अच्छा, इसका एक और अच्छा तरीका ये होता है कि बहुत सारे लोग अपने सिंगल्स निकालते हैं पहले, राइट, देन उसके बाद वो नोटिस हो जाते हैं हाँ। किसी बड़े उसके साथ। तो वो तो यही है, देखो प्लेटफॉर्म्स इतने सारे हैं, स्पॉटिफाई आ गया, कितना ईजी है अब स्पॉटिफाई पे अपना गाना डालना, गाना.com, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आजकल, कौन नहीं है इंस्टाग्राम पे। तो यही है कि मतलब अपने गाने डालते रहो, अपने सिंगल्स डालते रहो, अपनी कॉम्पोजिशंस डालते रहो, अपना टैलेंट शोकेस करते रहो। कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो आपको देख के कहेगा कि हाँ इस बंदे से मैं गवा सकता हूँ। कोई तो सर्च में होगा ना, कि हर कोई बंदा तो अरिजीत सिंह या इन सबको अफोर्ड नहीं कर सकता। कोई तो ऐसा होगा जिनके थ्रू आप गाएंगे और उनका गाना आप ऐसे गा देंगे कि मतलब बिल्कुल ही चल जाएगा। और उसके बाद इंडस्ट्री में एंट्री हो गई तो मतलब ये सारा लक का गेम है, बिल्कुल कौन देख ले, किसका कुछ नहीं पता कब किसका क्या हो जाए, तो जो लिखा है वो तो होगा। तो आपने कभी पर्सनली कंसिडर किया यही मुंबई शिफ्ट होना? आपने अभी मतलब सोचा हुआ है, स्टडीज़ के बाद एक बार सेटल हो जाऊँ, थोड़ा सा मतलब फिनेंशियली स्टेबल हो जाऊँ, खुद के उस पर करने लायक हो जाऊँ, खुद के पैरों पे खड़ा हो जाऊँ, तो बिल्कुल जाऊँगा। मतलब अब तो खैर ज़रूरी नहीं है कि आप मुंबई शिफ्ट हो, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में अब आप देख लो कि कितने प्लेबैक सिंगिंग, तो मेरे हिसाब से अब किसी का ड्रीम अगर है तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कितने ही एक्टर्स हैं, कितनी ही मूवीज़ बन रही हैं आजकल, ठीक है, और इतने सारे सिंगर्स हैं, कितने एक्टर पे कितने सिंगर्स प्लेबैक कर लेंगे। तो इट्स लाइक दैट, अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं तो आपको अपने ही काम करना पड़ेगा। और अब तो जब इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप मुंबई में बैठ के अपना काम करो, अब तो कहीं पे भी हो सकते हैं। AP ढिल्लन देख लो, वहाँ कनाडा से काम कर रहा है, तो बहुत सारे ऐसे शुभ कनाडा से काम कर रहा है और इंडिया में फेमस, तो इट्स लाइक टेलवेंडर, राइट। तो मतलब अब तो प्लेटफॉर्म्स की वजह से अब ज़रूरी नहीं है कि आप मुंबई में शिफ्ट हो, अगर आपके लिंक्स हैं,
कि जो आपको कह रहे हैं कि आप मुंबई आओ, हम आपको चांस देंगे, और ऐसे जो रेयर केसेस होते हैं जिनके मुंबई में कनेक्शंस है, जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स बैठे हैं, उन्होंने कहा कि आप आओ हम गवाएंगे, तो वो शिफ्ट हो जाए तो उनके लिए तो खैर अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढने मुंबई जा रहे हैं तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है, और सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो अब जैसे आप सॉन्ग्स भी लिखते हैं अपने, Right. तो अब जैसे मैंने रॉक स्टार देखी थी, तो उसमें कहा था कि एक सिंगर के लिए ना लाइफ में पेन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा। तो डू यू थिंक वो बात सच है कि ऐसे कोई पेन है, कोई ऐसे हुआ होना चाहिए कुछ लाइफ में बुरा, स्टोरी बिल्डअप करने हाँ स्टोरी बिल्डअप करने के लिए, कि ऐसे कुछ होना चाहिए लाइफ में बताने के लिए, कि अगर लाइफ में कुछ बताने के लिए है ही नहीं तो लिखोगे क्या? इट्स लाइक कि अब तो इतनी मूवीज़ आ रही हैं, इतने सब कुछ आ रहा है, इतने गाने लोग सुनते हैं, सब अगर कुछ नहीं भी होता तो भी लोग रिलेट कर जाते हैं, ठीक है। वाइब सबसे ज़्यादा चल रही है आजकल, तो वाइब किसी से भी रिलेट हो सकती है। तो मतलब ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक सैड गाना लिख रहे हो तो आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो, या आप बहुत खुशी वाला गाना लिख रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली हुई हो। तो इट्स लाइक कि आपके अगर कोई पोएट हो जो कहानियाँ लिख रहा है, जो स्टोरीज़ लिख रहा है, जो पोएम्स लिख रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है ना कि वो अगर स्टोरी लिख रहा है तो वो उस स्टोरी में ऑलरेडी रहा हुआ हो, है ना, वो स्टोरी के थ्रू गया हुआ हो, ऐसा नहीं ज़रूरी होता। तो इट्स लाइक वो आपके थॉट्स पे है, आप किस हिसाब से सोच रहे हैं, आप अपने गाने को किस हिसाब से चाहते हैं। अगर मैं गाने की बात करूँ, अभी मैंने सब तेरा है गाना निकाला, तो उसके बाद काफ़ी लोगों ने पूछा किसके लिए है, किसके लिए नहीं है। तो मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर गाना निकाल रहा हूँ तो किसी के लिए भी हो, मैं हो सकता है उन लोगों के लिए निकाल रहा हूँ जिनके पास ऑलरेडी है, राइट। तो तो इट्स लाइक दैट, मेरे को पता है, मतलब इट्स लाइक मैं जानता हूँ मेरे को गाना किस रीज़न के लिए चाहिए और क्या गाने की थीम होनी चाहिए, तो मैं उस हिसाब से वर्ड्स चूज़ करूँगा। आजकल मतलब अगर मेरे को गाना समझ नहीं आ रहा मैं क्या वर्ड्स यूज़ करूँ, मैं 10-12 उसी जॉनर के गाने सुन लूँगा, उसी थीम के गाने सुन लूँगा, तो उससे मेरे मन में आइडिया आएगा कि मैं इस थीम को लेके, इस स्टोरी को लेके इस पे गाना लिख सकता हूँ, इस पे एक फ्रेज़ आ सकता है, इस पे एक लाइन आ सकती है। तो इस तरह से होता है। बट आप आंसर कर ही दो आप सबको कि क्या वो किसी के लिए है। नहीं, वो अभी किसी के लिए नहीं था वो तो ऐसे ही गया था, और पहले ही गाना लिखा था। बट मतलब अगर आप कुछ लिख रहे हो तो आपको अपने थॉट्स वाइज तो उस पोजीशन में डालना पड़ेगा ना अपने आप को, कि अगर जैसे सैड सॉन्ग लिख रहे हो तो आपको मेंटली तो अपने आप को उस पोजीशन में डालना होगा। हाँ, तो वो मुश्किल नहीं होता मेरे हिसाब से। अगर वो आर्टिस्ट एक वही होता है जो अपने थॉट्स को कंट्रोल करना जानता हो, अपने मन को कंट्रोल करना जानता हो। कितनी बार ऐसा होता है कि किसी का शो होता है, ऑलरेडी बुकड है, और कुछ ऐसी इमरजेंसी हो गई कि वो बहुत ही अनबेरेबल पेन है, बट स्टिल उसे जाके शो करना पड़ेगा। वो शो में जाने के बाद वो चीज़ ऑडियंस को शोकेस नहीं कर सकता कि मेरी पर्सनल लाइफ में क्या हुआ है। तो वही होता है कि हाउ यू कंट्रोल योर थॉट्स, हाउ यू कंट्रोल योर इमोशंस फॉर द वर्क, वही आर्टिस्ट होता है मेरे हिसाब से। तो अगर मैं अपना गाना लिख रहा हूँ तो मैं अपना गाना लिखूँगा, और मैं ज़रूरी नहीं है मैं उस चीज़ के लिए कोई रिलेशनशिप ट्राई करूँ कि मैं रिलेशनशिप में आऊँ और फिर मैं लिखूँ कोई रोमांटिक सॉन्ग, तो ऐसा नहीं होता। तो इमोशंस और अपने उसको कंट्रोल करना बहुत अच्छे से आना चाहिए आर्टिस्ट को, भले वो एक पेंटर हो या वो स्टोरी राइटर हो या वो सिंगर हो या लिरिसिस्ट हो। कि ऐसा नहीं कर सकते कि ऐसे बड़े दिनों से गाना नहीं लिखा रिलेशनशिप में आ जाता हूँ। एग्जैक्टली। अच्छा, तो कमिंग बैक टू यू थोड़ा सा, कि अब जैसे आप काफ़ी यंग थे जब आपने सिंगिंग स्टार्ट कर ली, तो डू यू थिंक कहीं ना कहीं उससे आपका कुछ चाइल्डहुड में कुछ हिंडर एज एन आपको लगता है कि आपका इतना वो नहीं था, जैसे इतना एंजॉय नहीं कर पाया? एंजॉय नहीं कर नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव है इस चीज़ में। मतलब मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे म्यूज़िक को भी, और मेरे जो एक चिल टाइम है उसको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। कि उन्होंने यही कहा है कि ज़रूरी नहीं है तुम 24 घंटे काम करो, तुम अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दो। मैं जिम भी जाता हूँ, मैं फुटबॉल भी खेलता हूँ, मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, फुटबॉल में स्टेट लेवल खेल चुका हूँ। तो मैं मतलब सब कुछ किया है। मैं पहले बचपन में था, गाता भी था, स्केटिंग भी करता था, टेनिस भी खेला है, स्विमिंग भी करी है, मतलब स्पोर्ट्स में भी पूरा हूँ। और इट्स लाइक कि मतलब हिंडर नहीं हुआ, काफ़ी एनहांस हुआ है मेरे हिसाब से। क्योंकि एक उस टाइम पे जब आपको वो थोड़ी सी एक वो वाली वो मिलती है ना कि आप स्पेशल हो, काफ़ी टीवी पे आया है बच्चा, है ना, और आपको इतनी अप्रिसिएशन मिल रही है, तो उस चीज़ के लिए मैं काफ़ी ग्रेटफुल रहा हूँ। और इन्जॉय मैंने पूरा किया है, मेरे पेरेंट्स के साथ घूमने भी जाता था प्रॉपर, मतलब सब काम, सब ऐसा कुछ रिग्रेट नहीं है कि मैंने ये नहीं किया इस चीज़ को लेकर।
हाँ, तो अगर आप इससे मतलब इतना कुछ मैनेज कर लेते हो तो आप सोते कब हो? अगर आप फ्रेंच भी पढ़ रहे हो, फुटबॉल भी खेल रहे हो, क्रिकेट भी खेल रहे देखो हो। मैं आपको अपना पूरा टाइम टेबल बताता हूँ। मेरी सुबह 8 बजे से क्लासेस होती हैं लक्ष्मी नगर में, तो मेरे घर से अराउंड हाफ एन आवर का रास्ता है, तो मैं 7:30 निकलता हूँ क्लास के लिए, और 8 to 2 मेरी क्लास रहती है, ठीक है। और किसी दिन जैसे मेरी फ्रेंच की क्लासेस हुई तो मैं 1:30 पे छोड़ देता हूँ, वहाँ से लोधी गार्डन्स 2 o'clock मेरी 2 to 4 क्लास होती है। तो क्लास करने के बाद अराउंड अगर मैक्स टू मैक्स अगर 6 o'clock तक भी मैं घर आ गया, तो घर आने के बाद थोड़ा रेस्ट किया, 6 to 7 रेस्ट किया। 7 के बाद मैंने थोड़ा अपना रियाज़ कर लिया, 7 to 8 रियाज़ करने के बाद 8:30 के आसपास जिम चला गया। जिम से घर आया, घर आने के बाद खाना पीना खाया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। फिर रात को 12 साढ़े 12 तक हो जाता है, मतलब इतना, कभी लेट भी हो जाता है, कभी पढ़ने का मन होता है, नींद नहीं आ रही होती तो पढ़ लिया, मतलब 1-1:30 बजे तक मैक्सिमम सो जाता हूँ, फिर बाकी वापस 6:30 अराउंड हो जाता हूँ। तो यही है, जिस दिन फ्रेंच की क्लास नहीं होती उस दिन तो 2 बजे घर आ जाता हूँ, तो फिर तो आपको रील्स स्क्रॉल करने का टाइम मिलता है? हाँ रील्स बहुत स्क्रॉल करता हूँ, मतलब 8 to 2 भी रेगुलर क्लासेस थोड़ी होती हैं, उसमें भी 15-20 मिनट्स का गैप होता है, तो रील्स स्क्रॉल होती है उस समय। अच्छा मोक्ष, जब आप छोटे थे तो लाइक होता है ना कि कोई गेस्ट घर पे आता है तो वो गेस्ट बोलते हैं कि चलो बेटा अगर तुम्हें गाना आता है गा के दिखाओ। हाँ, मम्मी पापा बोलते हैं कि ऐसे अंकल को कुछ गा के सुनाओ। तो आपको कितना परेशान किया गेस्ट? अगर कोई बहुत दिनों तक रुकने आ रहा है, मतलब 1-2 दिन तक रुकने आ रहा है, तो उसे तो दिख ही जाता था मैं जब अपना रियाज़ करता था। तो वो तो वैसे ही सुन लेता था। जो अगर आ रहा है आधे पौने घंटे के लिए तो उसको गा के सुना देता था, मेरा भी इंटरेस्ट था, कोई बात नहीं, मेरे को मज़ा आता था लोगों को सुनाने एक हमें भी गा के सुना। कब वही सब तेरा है सुनाने? ठीक है, किसी और की आप स्लो मोशन अंग्रेज़ा भी सुना सकते हो। स्लो मोशन अंग्रेज़ा बहुत सुन लिया, थोड़ा अलग सुनने में इसमें तो तुझे याद कर लिया है, तुझे याद कर लिया है, आयात की तरह कायम तू हो गई है, कायम तू हो गई है, रिवायात की तरह तुझे याद कर लिया है, मरने तलक रहेगी, मरने तलक रहेगी, तू आदत की तरह तुझे याद कर लिया है, आयात की तरह। थैंक यू बहुत अच्छा था ऐसे। मेरे को नहीं पता था लोग अपनी आवाज़ के साथ ये कर सकते। एंड रियाज जैसे आप रोज़ करते हो, हाँ, तो कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी सिंगर के लिए ऐसे रोज़ रियाज करना? जैसे जिम है, अगर आपको बॉडी बनानी है आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तो आपकी वॉइस का, आपकी वोकल का जिम रियाज है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई भी फील्ड हो। अगर आप पढ़ भी रहे हो तो आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो छूट जाए, ठीक है। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको रोज़ प्रैक्टिस पे जाना पड़ेगा, नहीं तो बॉल टाइप नहीं कर पाओगे। तो यही है, आपको अगर गाना है तो आपको रियाज़ रेगुलर करना पड़ेगा, भले ही आपके पास टाइम ना हो, आप आधा घंटा निकालो, बट चीज़ की रिस्पेक्ट तभी होती है जब आप उस चीज़ को टाइम देते हो, ठीक है। अगर आप उसे टाइम नहीं दोगे तो वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। तो इट्स लाइक दैट, बचपन से ही मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं हमेशा रियाज़ करने के लिए बहुत उत्सुक रहता था, मतलब मेरे को कितनी बार तो डांट पड़ी है कि रियाज़ कर रहा है नहीं कर रहा, मतलब म्यूज़िक में आगे करना है नहीं करना, मतलब बच्चा होता है, कई बार मैं छोटा था तो मेरे को भी रहता था कि मतलब खेलने चला जाऊँ, ये चला जाऊँ, पापा कहते थे जा खेलने, बट टाइम मिले तो वेस्ट मत करना, उसे रियाज़ में लगा, थोड़ा बहुत कुछ तो कर। मतलब मैं बीच में छोड़ देता था, कभी 1-2 दिन मन नहीं किया, खेलने चला गया, मन नहीं किया, फ़ोन में थोड़ी देर बैठा रह गया। तो यही है कि मतलब पापा मम्मी ने यही सिखाया कि मतलब रियाज़ करना है तो करना है, और उसके बाद से फिर मतलब रियाज़ रेगुलर ही है, मतलब रूटीन में आ गया, जैसे खाना खाना होता है वैसे रियाज़ करना होता है। अच्छा मोक्ष, एक जनरल एडवाइस जो कि आप
अपने एक्सपीरियंस से यूथ को देना चाहते हो? मैं भी खुद ग्रोइंग हूँ, तो मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में अभी तक जो चीज़ मैंने देखी है, जो चीज़ अभी सीखी है, उस चीज़ में यही है कि अपनी प्रैक्टिस पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। लक तो जो है वो तो आप लिखवा कर लाए हो, जो होना है वो होगा ही होगा। बट अगर आप उस चीज़ के लिए कैपेबल हो, मतलब लक ऐसा भी हो सकता है कि आपको चांस मिल जाए बट आप उस टाइम पे प्रिपेयर ना हो, तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया आपने। तो आप अपनी प्रिपरेशंस पूरी रखो, आप अपनी प्रैक्टिस पूरी रखो कि जब भी आपको वो चांस मिले तो वो आपको नहीं छोड़ना, क्योंकि चांस मिलना आजकल आसान नहीं है, इतना कंपटीशन है। आप बहुत ही रेयर केसेस में आपको बहुत ही बड़ा चांस मिलता है, और अगर आप उसे भी मिस कर देते हो तो वो आपकी गलती है। फिर आप ये नहीं कह सकती मेरा लक ख़राब था, आपका लक था बट आपकी मेहनत ख़राब थी, आपने मेहनत नहीं करी। तो यही है कि अपने काम पे फोकस रहो और अपनी प्रैक्टिस करते रहो और ट्राई करते रहो, अपॉर्चुनिटीज़ मिस मत करो। ऑडिशंस आने ऑडिशंस दो, कॉम्पिटिशन्स आने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करो। आपको पता लगेगा जो भी आपके को कंटेंडर्स हैं, जो भी आपके साथ को कॉम्पीट कर रहे हैं, आपको पता लगेगा आप उनके बीच में कहाँ स्टैंड कर रहे हो। अगर आप ऑडिशन देने जा रहे हो तो वहाँ पे बहुत अच्छे गाने वाले मिलेंगे, बहुत अच्छे गाने वाले मिलेंगे, तो आपको उनके बीच में रह के पता चलेगा कि अभी मेरे को कितनी और मेहनत करनी है। उस चीज़ से मोटिवेशन भी आता है, फेलियर्स से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन भी आता है कि मतलब अगर आप सुनते हो कोई आपसे अच्छा गा रहा है तो आपको लगता है कि यार मैं नहीं गा सकता ऐसा, मैं भी गा सकता हूँ, मेरे को मेहनत करनी है। और तो वो चीज़ होती है, मतलब फेलियर्स से डीमोटिवेट होने का तो कोई रीज़न बनता ही नहीं है। मतलब फेलियर्स तो आते रहते हैं, उससे मोटिवेट होने का ही एक पॉइंट बनता है कि आप उससे मोटिवेट हो, उसके लिए मेहनत करो, उस प्रॉब्लम्स जो आपने फेस करी, जो आप में कमियां हैं, उसको कैसे सुधारोगे, उस चीज़ पे काम करना। तो मेन वही है कि अगर आप तैयार हो तो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो आप उसे मिस नहीं करोगे, आप ज़रूर कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होगे। एंड एक और चीज़, अगर मतलब जैसे जो ये कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें जैसे दिखाते हैं कि वो सारे कंटेस्टेंट्स ऐसे बहुत खुश खुश हैं, दोस्त हैं, तो क्या ऐसे सच में होता है, बहुत कंपटीशन होता है रियल लाइफ में भी? नहीं, मतलब हम जब वहाँ जाते हैं, हमें एक ही होटल में रुकाया होता है, हम एक ही साथ खाना खाते हैं, साथ बैठते हैं। मतलब जब छोटे थे तब तो पेरेंट्स भी जाते थे, अभी उसके बाद जब मेजर होने के बाद जब मैं 2-3 बार मुंबई गया तो उस टाइम तो अकेले ही गया। तो वहाँ पे सारे बच्चे अकेले आते हैं, सब साथ में बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, अपना रियाज़ कर रहे हैं प्रॉपर। अभी मैं सारेगामा में गया था, हमारा इतना बड़ा रूम था, 5 रूममेट्स थे मेरे, मतलब मेरे को मिला के हम 5 लोग थे, एक रूम में रहते थे। तो बहुत ही ज़्यादा एक कनेक्शन बन जाता है अगर आप 20-25 दिन, 1 महीना एक ही ग्रुप ऑफ लोगों के साथ रहो, खाओ पियो, साथ रियाज़ करो, गाओ। तो मतलब एक जलन वाली चीज़ जो है वो नहीं आती, जनरली नहीं आती, कई बार आ भी जाती है लोगों में, बट मेरे को अभी तक ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे को यार ये इतना अच्छा क्यों आ रहा है। इट्स लाइक कि मतलब वहाँ पे एक माहौल ऐसा बन जाता है कि आप ना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ही कर लो कि क्या बात है, बहुत बढ़िया गाया यार। तो वो चीज़ होती है, एक फैमिली बन जाती है। मतलब मैं अभी तक इंडियन आइडल जूनियर में गया था, वहाँ के जो मेरे साथ के थे, मैं अभी तक उनके साथ भी कॉन्टैक्ट में हूँ। तो वो एक कॉन्टैक्ट बन जाता है फॉर लाइफ टाइम। तो अभी सारेगामा में गए थे, मतलब उसमें से मेरा जो रूममेट था वैभव गुप्ता, आपने देखा होगा इंडियन आइडल विनर बना अभी, तो वो सारेगामा भी मेरे साथ गया था, और उसके बाद वहाँ उसका नहीं हुआ तो वो अगले ही 3 दिन में इंडियन आइडल गया। हम रूममेट थे सारे, वो इंडियन आइडल गया और वो इंडियन आइडल का विनर बन गया। एंड हम में से ऐसा कोई नहीं था जो मतलब जिसको जलन हो रही थी कि यार वो इंडियन आइडल का विनर बन गया, बताओ हमारे साथ निकला, ऐसे नहीं। मतलब हम बहुत खुश थे कि वो विनर बना, हमारे साथ का लड़का एक जाके इतनी सक्सेस उसे मिली। तो इट्स लाइक दैट, वो फैमिली बन जाती है। अब जैसे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं काफ़ी, वो फेमस होते हैं, वो धीरे धीरे या तो एक्टिंग में जाते हैं, पर अब मैंने देखा इन्फ्लुएंसर जैसे सिंगिंग में भी जा रहे हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स के सॉन्ग्स आते हैं, ट्राई। तो उस पर आपको क्या ओपिनियन है? और उन सॉन्ग्स में काफ़ी ऑटो ट्यून होता है, एज एन ऑडियंस ही हमें पता चलता है कि उस सॉन्ग्स में काफ़ी ऑटो ट्यून है। कितनी बार उन सॉन्ग की कोई सेंस भी नहीं होती, बट क्योंकि उनके इतने फॉलोअर्स हैं तो उनके सॉन्ग्स भी चल रहे हैं क्योंकि लोग सुन रहे हैं। तो मैं मतलब इस चीज़ पे कोई कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि दे आर फ्री टू डू एनीथिंग। अगर वो कुछ कर रहे हैं, मतलब वो इन्फ्लुएंसर्स थे, उनके फॉलोअर्स अच्छे हैं, वो चाहते हैं कि वो अपनी ऑडियंस को एक ये वाली साइड भी दिखाएं कि वो शायद गा सकते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं वो अपनी ऑडियंस को ये साइड दिखाएं कि वो एक्टिंग कर सकते हैं। तो मतलब दे आर फ्री टू डू इट, मतलब वो दिखा रहे हैं और लोगों को वो चीज़ पसंद आ रही है तो क्या बुराई है। मतलब बेसिकली वो जो कर रहे हैं वो अपनी ऑडियंस के लिए कर रहे हैं, उनकी एक पर्टिकुलर ऑडियंस जो उन्हें फॉलो करती है। अगर उनकी ऑडियंस चाह रही है कि वो अपने इन्फ्लुएंसर को इस
साइड से भी देखें और वो दिखाना चाह रहे हैं तो मतलब क्या प्रॉब्लम है, करें, कोई दिक्कत नहीं। एंड बस एक लास्ट क्वेश्चन हम्म। कि थ्रू आउट दिस जर्नी आपकी बिगेस्ट इंस्पिरेशन कौन रहा है, चाहे कोई सिंगर, चाहे आपके पेरेंट्स, कोई भी इन जनरल? मतलब इंस्पिरेशन अभी बिगेस्ट तो पेरेंट्स ही हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि उन्होंने ही बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, पुश किया हर चीज़ को लेकर, और काफ़ी सपोर्ट किया म्यूज़िक में भी और हर चीज़ में, मतलब इन टोटल एवरीथिंग। और बाकी इंस्पिरेशन का मेरा ये है कि मैं कोशिश करता हूँ हर चीज़ से इंस्पिरेशन लूँ। अगर मेरे को कभी कभी नहीं समझ आता कि मैं इंस्टा पे कौन सा गाना गा के डालूँ, तो मैं जाता हूँ अपने साथ के जो दोस्त हैं जिनके फॉलोअर्स अच्छे हैं, तो उनके देखता हूँ वो हाँ अच्छा गा रहे हैं, मेरे को ये वाला गाना अच्छा लग रहा है तो मैं ये डाल देता हूँ। तो इंस्पिरेशन तो इट्स लाइक कि मतलब आपको जो चीज़ इंस्पायर कर रही है, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप उस चीज़ से मोटिवेट हो रहे हो, तो वही इंस्पिरेशन है। और पेरेंट्स ने काफ़ी इंस्पायर किया है, टीचर्स ने काफ़ी इंस्पायर किया है, और बहुत अच्छे सिखाने वाले मेरे को गुरु मिले हैं। इस चीज़ के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, जिन्होंने मेरे को बहुत अच्छा सिखाया। एंड मेरे फ्रेंड्स जो हैं मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, तो इट्स लाइक दैट। थैंक यू सो मच मोक्ष फॉर कमिंग आउट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बस लास्ट में हम आपके साथ एक छोटी सी रैपिड फायर करेंगे, इफ दैट्स ओके। परफेक्ट। तो हम कुछ पूछेंगे और कट करके कट करके करते और हैं। एक ठीक है। करने में उनकी अपनी compositions हाँ, उनकी right. Okay, so thank you so much Moksh for coming. And आज last, जाते जाते एक अपनी खुद की कॉम्पोजिशन हो जाए। भाई अच्छा, अभी एक सॉन्ग आया था मेरा रातें गुजारी, जो मतलब मेरा पर्सनल फेवरेट है, मैंने खुद कंपोज किया था और मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो कंपोजिशन भी, तो वो सुनाना चाहूँगा। रातें गुजारी यादों में, जिक्र हुआ जब कहीं बातों में, हाल जो मेरा गवा चांद है, बहुत थे आंसू इन आँखों में, भूल ना पाए हैं पल जो थे साथ में, एक पल वो भी था हाथ थे हाथों में, बेपरवाह ओ बेपरवाह, बेपरवाह ओ बेपरवाह। वेरी नाइस। एक और क्वेश्चन, सिंगर्स ऐसे क्यों करते हैं? फील मूड क्या इससे ऐसे ऐसे कुछ going with the flow। ऐसे हाँ। कुछ माइंड में आता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हर एक सिंगर का एक अपना वो बन जाता है, एक एक्शन बन जाता है। अब Signature। आपने हिमेश सर को देखा होगा, वो वाला एक्शन रहता है उनका, तो वो हर एक सिंगर का अलग बन जाता है। वो गाते हुए थोड़ा मूड में कि हाँ स्वर ऐसे जा रहा है एंड वो फ्लो ऐसा है, तो वो बन जाता है, एक एक्शन रहता है। ठीक है। मोक्ष फेवरेट सिंगर, सोनू निगम जी। फेवरेट इंटरनेशनल सिंगर? चार्ली पुथ। 3 words for reality shows. Uncertain, luck and platform, big platform. And opinion on music labels? Opinion on Music labels, like one line में, music labels। जैसे T series, अच्छा, तो मतलब Sony Music. बिजनेस, Okay. Favorite book? अकाउंटेंसी, क्लास 12th। And one more. And spirituality. Get the 3 words. Spirituality, much needed, hope and blessings of course. तब French music सुना है आपने कभी? जैसे आप फ्रेंच सीखते हो तो आपने फ्रेंच, उस सुना पे है। क्या ओपिनियन है? फ्रेंच म्यूज़िक बहुत ही वियर्ड है, मतलब समझ तो खैर आ जाता है बट उसकी बीट्स ना काफ़ी डिफरेंट है। मतलब
अगर हम उसे कंपेयर करें इंडियन म्यूज़िक से या फिर कोई भी इंटरनेशनल यूएस की म्यूज़िक से या यूके साइड की म्यूज़िक से, बहुत ही डिफरेंट। यूरोपियन म्यूज़िक बहुत डिफरेंट है, प्रॉपर मतलब वाइब बहुत अच्छी है अगर वो समझ आ रहा तो। अगर नहीं समझ आ रहा तो नहीं समझ आएगा, लोगों को लगेगा पता नहीं क्या बोल रहा है। तो इट्स लाइक दैट, काफ़ी अच्छा है, मतलब वियर्ड है, सुनने में मज़ा आता है। बट सुन ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Moksh, for joining Thank you us. so much. And thank you everyone for joining us as well. Please stream his song बेपरवाह okay, ऑन स्पॉटिफाई। on Spotify. YouTube पे भी है? यूट्यूब पे, YouTube भी स्पॉटिफाई, है, Spotify पे पे भी है, हर म्यूजिक, जगह है, एप्पल कहीं भी म्यूजिक, सुन सब लो। जगह। Okay, thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस। Thank you so much guys for watching. Rawcast by TEDx Vips. We'll see you guys next time. Signing off.